नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती को लेकर के। यहाँ पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके सवाल है पिछले 2 दिन से आप लोग कोर्ट केस के बारे में पूछ रहे थे, सभी को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस भर्ती में एक ओबीसी एससी जो आरक्षण की सीटें हैं या फिर पीएच की कोई सीटें नहीं दी गई हैं, उसको भी लेकर के आप लोग कह रहे थे कि आप उस पर बात नहीं करते, आज उसको भी लेकर के बात करेंगे। और अभी एक कमेंट आया था, उसमें एसटी की जो खाली सीटें हैं एससी को देने का क्या प्रावधान है उसको लेकर के पूछा है उन्होंने। साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची को लेकर के बात करेंगे, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं चाहे वो विद हेल्ड वाले हों, प्रोविजनल वाले हों या बिल्कुल फ्रेश वाले हों, सबके लिए ज्वाइनिंग को भी लेकर के बात करेंगे। कोर्ट केस में कितनी याचिकाएं पड़ चुकी हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक निवेदन है आप सभी से कि आप लोग जो भी चीज़ें जो भी अपडेट होती है वो हम आप सभी को बताना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमारे पर किसी भी तरह के कोई आरोप ना लगाया करें। हमारे लिए आप सभी एक समान हैं, हम तो आप सभी के लिए एक समान सोचते हैं। और इतना ही नहीं, जिनको भी ये लगता है, जिनके भी कट ऑफ अंक से ज़्यादा और सब कुछ सही होने के बाद भी एलिजिबिलिटी हो, चाहे उनके प्रमाण पत्र हो, चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स हों, सब कुछ उनका अगर सही होते भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर उनकी शिकायत है, तो सभी को अपने न्याय के लिए जो भी उनको उचित लगता है उनको वो अपना न्याय के लिए आगे जा सकते हैं। और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने ज्वाइनिंग पर फोकस करना चाहिए कि हमारी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ लोगों का इसमें प्रोविजनल के साथ सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोगों का विद हेल्ड के साथ में, कुछ बहनों का इसमें नंबर कम होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। वहीं कुछ बहनों ने ये शिकायत की कि हमारे नंबर ज़्यादा होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि एलिजिबिलिटी के क्रम में जितनी भी बातें उसमें है, चाहे वो नंबर मार्क्स से अपने नंबर OMR कार्बन कापी से चेक करना हो, नंबर उन्होंने चेक किया प्रॉपर तरीके से, ऐसा वो बता रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं, किसी अदर स्टेट या कहीं ऐसे संस्थान का मामला नहीं जो रजिस्टर्ड ना हो, इस प्रकार की तमाम चीज़ें वो लोग बता रहे हैं। इसके बाद फिर उन लोगों ने पहले आयोग में बात की, उसके बाद उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। और कल की डेट में भी 2 याचिकाएँ पड़ी हैं और आज भी याचिका फाइल हुई है। थोड़ा सा समय लगता है कुछ दिन का, और इसमें फिर डायरी नंबर भी मिल जाएंगे, रीट संख्या भी प्राप्त हो जाएगी, और अलग अलग जितने भी उसमें याचिकाएं पढ़ती जाएंगी, कहीं न कहीं सबसे पहले प्रथम दृष्टया उसमें जवाब ही मांगा जाता है। और उसमें याची पक्ष की तरफ से जो भी उनके साक्ष्य हैं, अपने रिजल्ट में रोल नंबर होने की को लेकर के या पास उनको होना चाहिए था, उनको भी सफल घोषित करना चाहिए था, उसको लेकर के जो भी वो साक्ष्य रखेंगे उसी के आधार पर उनका पक्ष जो है कोर्ट में रखा जाएगा और जवाब के लिए वहाँ पर तलब करवाया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी मांग की है कि जब तक उन पर या उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं होता है, आगे की प्रोसेस न की जाए। आगे की प्रोसेस मतलब ज्वाइनिंग को लेकर के। और हमारा तो ये भी निवेदन था यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सर से, और सचिव कह लीजिए आप अवनीश सक्सेना सर से, कि सर एक बार जो है जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर शिकायत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर किसी को ये पता, देखिए कुछ लोगों को तो पता होगा हमें जहाँ तक लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया, जिनके नंबर कम है या डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई थी या रजिस्ट्रेशन बात का मामला था, या जो अन्य कुछ अर्हता संबंधी उनकी कमियां रह गई हों, या फिर किसी का पीईटी या कोई भी किसी भी तरह की कमियां रह गई हो, तो वहाँ पर उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनको एक बार ये पता चलना चाहिए था कि आपका किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर कितने नंबर, चूँकि यूपी ट्रिपल एस सी के रिजल्ट में मार्क्स शो नहीं किए जाते हैं, तो नंबर भी शो कर देना चाहिए था जिस प्रकार से, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के मन में उनको ये न लगे कि उनके साथ गलत हुआ है। और अगर किसी अभ्यर्थी के साथ अगर अनजाने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो या किसी भी डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या हो, तो उसका भी निस्तारण हो जाना चाहिए था, एक बार उसकी जांच करवा लेनी चाहिए थी। बाकी जैसा माननीय आयोग को उचित लगे, हम सभी तो केवल यहाँ पर निवेदन कर सकते हैं। और जितने भी हमारे चयनित बहनें हैं, इनकी ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। वे लोग भी परेशान हैं, उनका भी एक वे लोग लगातार ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा देरी लगे या फिर उनके ज्वाइनिंग में ज़्यादा देरी लगे। कोर्ट में जब भी कोई मैटर जाता है तो चीज़ें पूरी तरह से अनिश्चित हो जाती हैं, फिर उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, किसी को नहीं पता होता है कि फिर उसमें आगे क्या होना है। और जितने भी याचिकाएँ कोर्ट में अलग अलग पढ़ती जाएंगी, सबसे पहले सभी पर काउंटर ही मांगा जाएगा, जवाबी हलफनामा, काउंटर एफिडेविट। उसके बाद सभी याचिकाओं को बंच करते हुए एक साथ उन पर सुनवाई होती, किसी एक याचिका को लीडिंग पिटीशन बनाते हुए। 21 अगस्त को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी है, और आज रक्षाबंधन है, उसके बाद 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, 14 को संडे है, फिर उसके बाद यानी नेक्स्ट वीक में भी लगभग 2-3 दिन छुट्टियों में चला जाएगा। उसके बाद फिर 21 अगस्त को वन रक्षक जो परीक्षा होनी है
उसकी तैयारी में आयोग व्यस्त हो जाएंगे। कुल 27 जिलों में परीक्षा होने जा रही है। उसके एडमिट कार्ड को लेकर के नोटिस जारी हो चुका है आज ही थोड़ी देर पहले, उसके बारे में भी हमने सूचना दी थी। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा लेखपाल परीक्षा के चलते आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो इसी तरह से यहाँ पर इस परीक्षा के चलते थोड़ा सा देरी होगी आपकी ज्वाइनिंग में। तो कम से कम आप 21 तारीख के बाद ही आप उम्मीद करके चल सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो इसमें प्रोविजनल वाला मामला है या फिर जो इसमें विदहेल्ड वाला मामला है, ये भी उसमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपकी भी जो प्रक्रिया है इसी महीने शुरू हो सकती है। यानी सब कुछ जो प्रोसेस है एक साथ यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। और अभी बिल्कुल हम लोग यहाँ पर ये क्लियर या कंफर्म नहीं कर सकते कि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ हो पाएगी या नहीं। सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होने से सीनियरिटी जूनियरिटी का फिर दिक्कत नहीं होता, फिर बाद में प्रमोशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती। एक साथ भर्ती में एक साथ नियुक्त होने के बावजूद कोई सीनियर कोई जूनियर हो जाता, तो ये भी होना नहीं चाहिए। सबकी ज्वाइनिंग एक साथ यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोसेस है उसको समय से अगर पूरा कर लिया जाए तो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो कोर्ट वाला मैटर है उसको लेकर के आप लोग पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में देखिए आप सभी को पता है कि जो भी एएनएम बहन है जिन्हें लग रहा था कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो अपने न्याय के लिए अपने हक के लिए वो अपने जिस प्रकार से भी उनको उचित लगता है उस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग पर कोई उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये पूरी तरह से निर्भर करेगा जो आयोग के जो सरकारी अधिवक्ता होंगे वो जवाब जब दाखिल करेंगे कोर्ट में, और उसमें क्या चीज़ें निकल करके आती हैं उसके बाद ही कुछ भी इसमें कहा जा सकता है। पहले से कोई भी पूर्वानुमान कोई भी प्रिडिक्शन हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वेटिंग जो सूची है, चाहे वो एसटी की सीटें हो, एससी को देने को प्रावधान हो, या फिर जो अन्य फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स सर्विस मैन की सीटें हैं, उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट आयोग जो सीटें जहां पर समायोजित होती है नियमानुसार करके जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ ज्वाइनिंग होने के बाद जो भी सीटें खाली, अगर कुछ सीटें खाली बचती हैं कैटेगरी वाइज, उन सीटों को भी उन कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। इसके लिए प्रावधान होता है। इसके लिए आप सभी को मिल करके कोशिश करनी होगी, आयोग से मांग करनी होगी कि सर इस पर जो है विचार करते हुए वेटिंग सूची का प्रावधान किया जाए। और अभी आप देखेंगे जो लेखपाल की परीक्षा हुई है उसमें भी 25% वेटिंग सूची की मांग की गई है, ताकि कोई भी सीटें खराब न जाए, किसी योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल जाए जो मेरिट में नहीं आ सके थे। तो वेटिंग सूची पर आपका पूरा अधिकार है, उसके लिए आप मांग कर सकते हैं। जो नियमानुसार होगा आयोग से वो आप मांग कर सकते हैं। इसके बाद एक बार बात कर लेते हैं जो ओबीसी एससी आरक्षण वाला मामला है। और जितनी भी एएनएम चयनित बहनें हैं, आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो 21 तारीख के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। 21 तक तो हमें नहीं लग रहा है कुछ प्रोसेस यहाँ पर शुरू होने वाला, लेकिन 21 के बाद 22 23 24 कभी भी छुट्टी वाले वर्किंग डेज ही आप देखेंगे, छुट्टी वाले दिन छोड़ करके किसी भी समय आपकी जो प्रक्रिया है आगे की वो शुरू हो सकती है। अगर आप पहले की भी भर्ती उठा करके देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस आयोग से की गई, उसमें जो अध्याचन की सीटें प्राप्त होती हैं उसी आधार पर जो है आयोग भर्ती करवाते हैं। अब उसमें जो नियमानुसार जो आरक्षण का जो प्रावधान है, कोटे की जो सीटों का प्रावधान है, उसको लेकर के बस इतना इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जो भी जितनी भी अध्याचन की सीटें आयोग को प्राप्त हुई उतनी ही सीटों को रखते हुए, और चूँकि इसमें जो अनरिजर्व वाली सीटें होती हैं इस पर कोई आरक्षण नहीं होता है, तो ये सीटें जो है यहाँ पर 50% तुमको रखने का प्रावधान होता है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पहली बार यहाँ पर लागू हुआ था तो यहाँ पर भी 10% पूरी सीटें यहाँ पर रखी गई थी। पीएच में कोई भी सीट नहीं प्राप्त हुई थी, पीएच की कोई भी सीट नहीं रखी गई थी। ओबीसी में वैसे तो नियम है 27% का, लेकिन यहाँ पर जितनी सीटें आरक्षण या माफी चाहूँगा अध्याचन के प्राप्त हुई थी उतनी सीटों पर भर्ती की गई है। एससी में 21% का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर भी सीटें कम हैं, कम सीटों पर यहाँ पर की गई है। एसटी में 2% का प्रावधान है, तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग पूरी सीटें हैं 2% के हिसाब से। या आप ऐसे समझ सकते हैं ये तो 2% से ज़्यादा सीटें, मतलब ये अलग अलग देखिए जो भर्ती बोर्ड या आयोग होते हैं अलग अलग उनके प्रावधान भी होते हैं। बाकी जो एक जैसे आपका जो उसका नियम है, एक अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग परसेंटेज रखे गए हैं। किसी राज्य में ओबीसी को कम परसेंट मिलता है, कहीं पर 27% मिलता है। अपने उत्तर प्रदेश में 27% का प्रावधान है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 184 सीटें और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 460। विकलांगों के लिए यहाँ पर पीएच के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं दी गई थी। भूतपूर्व सैनिक में तो सीटें खाली गई है काफ़ी ज़्यादा, और उसमें भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो आसित तो उसमें भी, और एसटी की भी सीटें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसके अनुसार भर्ती होनी तो चाहिए आपके कहे आप लोग जो पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें अध्याचन की सीटों के आधार पर भर्ती की जाती है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको आपके मन में कोई भी डाउट हो कि नहीं इस प्रकार से चीज़ें होना चाहिए, तो आप अपने मतलब समाधान के लिए आप आयोग में बात कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे आपको जैसा उचित लगता हो। तो यहाँ पर 3 तरह के बिंदु हैं। अध्याचन के आधार पर भर्ती, दूसरा है आरक्षण का जो प्रावधान है, तीसरा आपका है कि कोटे की समस्त सीटें भरी जाएं। आप इसके लिए आयोग के जो
नियम है भर्ती करने का, आप उसको एक बार चाहे तो आप उस पूरे नियमावली को भी पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या नियम है। बल्कि मैं इसको लेकर के एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाए। बाकी हमने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आपको पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो भी गई हों, हो सकता है ना भी हो पाई हों। तो मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो आरक्षण वाला मामला है आपके इस भर्ती में, उसको लेकर के मैं बात करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।